नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटनाचक्र पर। दोस्तों, घटनाचक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी भाषा का विकास और उसके अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, इन सब को कवर करते हुए आज हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका पहला प्रश्न लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आपको बताना है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पहले विद्यमान थी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। फिर अपभ्रंश औहट्ट से गुजरती हुई प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धता हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? फिर से वही प्रश्न है, बस शब्दों का हेरफेर है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन है अपभ्रंश, अवधी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा की स्थिति क्या है? मतलब स्थिति काल आपको बताना है कि अपभ्रंश भाषा का समय क्या रहा है। आपके सामने ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा हुआ है ऑप्शन सी, लेकिन यहाँ होना चाहिए 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, जिसके कारण इसको संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, जिसके कारण इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि संधिकालीन भाषा किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा अपभ्रंश भाषा को। इसका कालक्रम सामान्यतः 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच का माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी है 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, या 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था ऊपर कि यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ईस्वी होना चाहिए। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय अपभ्रंश भाषा का समय माना जाता है। तो यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को स्टार लगा दिया गया है। और ऊपर व्याख्या में भी थोड़ी गलतियाँ हैं,
तो इसको सुधारते हैं हम। अपभ्रंश भाषा का जो समय है उसको हम 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? आपको बताना है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। ऑप्शन है ब्राचड़, मागधी, मगही या सौरसेनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। ब्राचड़, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। आपको यहाँ पे असत्य कथन चुनना है, असत्य विकल्प का चयन करना है। चलिए पढ़ते हैं इन चारों विकल्पों को। रीवा, सतना, शहडोल ये बघेली के क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी है, वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। या खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। या राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए है क्योंकि राजस्थानी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, पश्चिमी हिंदी इनका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम आपको चुनना है। ऑप्शन ए है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। दूसरा है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, ये गलत है। ऑप्शन सी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, गलत है। ऑप्शन डी है पाली, प्राकृत, संस्कृत, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपको इसका सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले आती है भाषा संस्कृत। संस्कृत से पाली का उदय होता है। पाली से भाषा प्राकृत होते हुए अपभ्रंश पे आती है। अपभ्रंश से सौरसेनी का विकास होता है और सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकलती है। पश्चिमी हिंदी से विकसित होती हुई भाषा खड़ी बोली हिंदी, पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो है खड़ी बोली। तो इसका जो सही विकास क्रम है वो है ऑप्शन ए। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। फिर अपभ्रंश औहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी का रूप लेती है, प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धता हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विसलिष्ट है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिच परिवार व चीनी तिब्बती परिवार। भारत में बोलने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। हिंदी भारोपीय या भारत यूरोपीय की भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य उपशाखा से विकसित एक भाषा है। लास्ट लाइन को मैं फिर से पढ़ती हूँ। कभी कभी पूछा जाता है कि भारोपीय भाषा के किस शाखा से हिंदी भाषा का उदय हुआ है। तो हिंदी भारोपीय यानी कि भारतीय यूरोपीय की भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य उपशाखा से विकसित एक भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी में अधिकांशतः शब्द किस भाषा से आए हैं? आपको बताना है कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी या उर्दू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृत।
अगला प्रश्न है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है हिंदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाली किस धर्म की भाषा है? आपको बताना है पाली भाषा में किस धर्म के ग्रंथ हैं आपको बताना है। ऑप्शन है वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। ध्यान दीजिएगा, पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं या बौद्ध धर्म की भाषा है। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। सिंघल या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। अगला प्रश्न है, पाली भाषा की समय सीमा क्या है? आपको बताना है इसमें से कि पाली भाषा की समय सीमा क्या है। ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक या प्रथम शताब्दी ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा की जो समय सीमा है वो है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 500 ईसा पूर्व है और प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और प्राकृत भाषा का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश भाषा मैंने आपको ऊपर बताया था कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक उसका समय है। तो आपको तीनों चीज़ें उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1 ईस्वी तक आता है और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय प्राकृत भाषा का समय माना जाता है और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय अपभ्रंश भाषा का माना जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। प्राकृत का प्रारंभिक रूप पाली कहलाया, दूसरा रूप साहित्यिक प्राकृत तथा तीसरा रूप अपभ्रंश कहलाया। यद्यपि प्राकृत भी अपने शब्द संसार को भरने के लिए संस्कृत का आश्रय लेती रही, तथापि उसमें एक प्रकार की प्रकृतजन सहजता और तथा सरलता छाई रही। अतः वह जनसाधारण के अति निकट रही तथा उसका रूप निरंतर परिवर्तित होता रहा। प्राकृत का काल विभाजन इस प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम प्राकृत काल, जिसको हम पाली काल कहते हैं या पाली भाषा का समय कहते हैं, वो समय है मैंने अभी ऊपर आपको बताया 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। द्वितीय प्राकृत काल है जिसको हम प्राकृत काल के नाम से जानते हैं, साहित्यिक काल। इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तृतीय प्राकृत काल का समय है जिसको हम अपभ्रंश काल के नाम से जानते हैं। इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। बौद्ध काल में संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत को महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ था और बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथों, धम्मपद, जातकों तथा कथा साहित्य की रचना पाली भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? आपको बताना है प्राकृत भाषा की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, औहट, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार प्राकृत की पूर्वकालिक मतलब प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी उसका आपको चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भाषा के विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली थी। पाली की पूर्वकालीन अवस्था संस्कृत थी। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार रहा: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। वस्तुतः अपभ्रंश का एक परवर्ती रूप भी रहा है जिसे हम औहट्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? फिर से वही क्वेश्चन है।
इसको दोबारा रिपीट किया गया है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? ऑप्शन है पाली, डिंगल, अपभ्रंश या औहट। तो पूर्वकालिक पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। अगला प्रश्न है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या छोटा नागपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। छोटा नागपुर मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश आर्य भाषा परिवार एवं तमिलनाडु द्रविड़ भाषा परिवार का क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये आर्य भाषा परिवार के क्षेत्र हैं। तमिलनाडु द्रविड़ भाषा परिवार का है और छोटा नागपुर मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है बनारसी किसकी उपबोली है? इसमें से आपको बताना है कि बनारसी किसकी उपबोली है। ऑप्शन है बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली या कन्नौजी। तो बनारसी आप जानते हैं भोजपुरी की उपबोली है। यहाँ भोजपुरी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न में थोड़ा संशय है। जी हाँ, ये प्रश्न इस पे स्टार लगा है, इसलिए ये निश्चित रूप से विवादित रहा होगा और इसको परीक्षा से बाहर कर दिया गया होगा। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए तो चीज़ें आपको और स्पष्ट हो जाएंगी। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर नामक गांव के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा। ध्यान दीजिए, बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर नामक गांव के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं, अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है, जो कि विकल्प में नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर गलत बताते हुए इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वर्तमान में समस्त बिहार में मैथिली, मगही और भोजपुरी क्षेत्र में साहित्य भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रचलन है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बिहारी बोलियों की उत्पत्ति उसी प्राकृत से हुई जिससे हिंदी की। अगला प्रश्न है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? ऑप्शन है अर्ध मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो आपने देखा बिहार की बोलियों का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो इस प्रश्न में गलत कौन सा है? ऑप्शन बी, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। नहीं, बोली में परिवर्तनशीलता का गुण भी विद्यमान रहता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है जो अपने सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन के नित्य व्यवहार में प्रयुक्त होती है, या भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये भाषा का अल्प विकसित रूप होती है। क्या? बोली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।